नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हैं एंड सभी के फैमिली वाले भी स्वस्थ हैं। तो आज हम देखेंगे 20 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं आज की थंबनेल पे छोटा सा एक इशारा क्या है कि एक साइड में तो चांद चांद की ज़मीन है और दूसरी साइड ये हमारी जो कच्ची बस्तियाँ हैं वो हैं। तो आप इनके बीच में तुलना कर सकते हैं और जरा सोचना कि कहाँ मानव एक तरफ तो चांद पे जा चुका है और दूसरे साइड में हमारे अभी भी जो ये हालत अपनी बस्तियों की ये हो रखी है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। ए मोमेंट ऑफ हेजिटेशन मे कोज यू ए लाइफ टाइम ऑफ रिग्रेट। तो एक हेजिटेशन की मोमेंट होती है ना, उस वो आपको जिंदगी भर के लिए रिग्रेट करने के लिए छोड़ सकती है। ठीक है, अगर आपको कोई डिसीजन लेना होता है, तो अगर आपको किसी अच्छी जॉब में जाना है तो वहां पे आजकल क्या इंटरव्यू लिया जाता है हर जगह। ठीक है, और भी आपको कुछ करना है जिंदगी में, अगर अच्छे मुकाम पे आना है तो आपको क्या हेजिटेशन से हाथ पीछे मतलब हाथ छोड़ना पड़ेगा। हेजिटेशन को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना मतलब डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए आपको कि डिसीजन लो, हेजिटेशन में मत रहो। क्योंकि एक जो आपका मूवमेंट है हेजिटेशन का, आपको जिंदगी भर के लिए रिग्रेट करने के लिए छोड़ देता है। और वो आज की मैं न्यूज बताऊंगा ना, वो हमेशा के लिए एक तरह की उस बंदे के लिए रिग्रेट ही हुआ होगा कि एक मोमेंट में क्या है पूरी हिस्ट्री बदल जाती है, सेकंड्स में हिस्ट्री बदल सकती है। तो यही है कि अपनी ज़िंदगी से हेजिटेशन को बाहर निकाल दो और क्या है डिसीजन मेकिंग पावर में आप क्विक डिसीजन लेना सीखिए। ठीक है, आज जो भी जॉब होगी, अच्छी अच्छी जॉब होगी, आर्मी ऑफिसर्स की होगी, किसी भी की होगी, तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ तुरंत तुरंत आपको डिसीजन लेना पड़ता है। आज सिचुएशन ऐसी होती है, हर अच्छी से अच्छी जॉब है, नंबर वन क्लास वन जॉब में क्या है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ क्विक डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है आजकल, अचानक मॉब इकट्ठी हो जाती है। मतलब कोई मान लो एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप सिविल सर्वेंट हो और वहां पे अचानक मॉब इकट्ठी होगी, तो आप आपको क्विक डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है। अगर आप वहां पे हेजिटेट में करते रहोगे, ये करूंगा वो करूंगा, मतलब आप डिसीजन नहीं ले पाओगे ना, तो वहां पे क्या स्थिति बदल जाएगी तुरंत। तो सबसे ज्यादा है कि आपको अपनी लाइफ में भी आप भी कोई अब एक आपको कुछ बनना है तो अपना क्या है हेजिटेशन हटा दो उस जिंदगी से और अपना डिसीजन लेना सीखिए। हाँ, डिसीजन एक दो बार गलत हो सकता है, मैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसीजन गलत हो सकता है, जो ट्राई करते हैं ना उन्हीं से गलती होती है। तो उससे क्या आप में एक डिसीजन मेकिंग की पावर क्या है वो बढ़ जाएगी और आप डिसीजन ले सकोगे और हेजिटेशन कम हो जाएगी। तो हेजिटेशन की बात है तो मैं आपको इसी में आगे एक न्यूज बताता हूँ। चलो, आज है 20 जुलाई, तो आज ही के दिन मून पे पहला स्टेप रखा गया था। जुलाई 20 1969 को ना, क्या अपोलो 11 मिशन के तहत, जो कि फर्स्ट मिशन था, मेन मिशन था चांद पे लैंड करने वाला। तो फर्स्ट स्टेप्स बाय ह्यूमन ऑन अनदर प्लेनेटरी बॉडी टेकन बाय नील आर्मस्ट्रांग एंड बज एल्ड्रिन। पहला स्टेप किस किस के लिए लिया गया था? नील आर्मस्ट्रांग एंड बज एल्ड्रिन के द्वारा। तो यही मैं यहाँ पे बताऊंगा हेजिटेशन कैसे आपकी हिस्ट्री बदल सकता है। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग थे नेवी के पायलट थे और बज एल्ड्रिन थे जो यूएस एयरफोर्स के पायलट। तो यहाँ पे इसको जो अपोलो 11 मिशन था उसको क्या है लीड कर रहे थे बज एल्ड्रिन, जो कि एयरफोर्स के पायलट थे। और जब नासा से जब ये चांद पे गए तो क्या हुआ था, उनको कमांड मिली थी पायलट फर्स्ट, मतलब बज एल्ड्रिन को पहले कदम रखना था। लेकिन एक हेजिटेशन का मोमेंट उनके बीच में आया, बज एल्ड्रिन के दिमाग में हेजिटेशन आई, क्या मैं पैर रखूंगा, मैं जल जाऊंगा, उनको डर लगा। तो कुछ सेकंड्स में अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला इस साइड से, मतलब इन्होंने हेजिटेशन दिखाई, तो तुरंत नासा से दूसरा मैसेज आया, ओके को पायलट फर्स्ट। ठीक है, तो को पायलट कौन थे? ये नील आर्मस्ट्रांग जो नेवी के पायलट थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में तुरंत हेजिटेशन नहीं रखी और पहला कदम चांद की जमीन पे रख दिया। तो आप बताते हो, देखिए बज एल्ड्रिन के दिमाग में छोटी सी हेजिटेशन आई, और उस हेजिटेशन ने नील आर्मस्ट्रांग को आगे कर दिया और उन्हें सेकंड्स में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे पैर रखा और पूरी की पूरी हिस्ट्री चेंज हो गई। जहां पे एक पहला कदम अभी बज एल्ड्रिन को कोई मतलब पहले कदम में कोई याद भी नहीं करता है, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग याद रहता है और एक हिस्ट्री होगी कि चांद की जमीन पर पहला कदम किसने रखा। हालांकि आपको पता है कि ये डिस्कवरी वगैरह बहुत जगह कंट्रोवर्सी भी रहा है कि अभी तक अमेरिका भी चांद पे नहीं गया है, लेकिन हम अभी हमें भी कुछ क्या है ऑथेंटिकेशन पता नहीं है कौन गया है कौन नहीं गया है। क्योंकि जब ये बताया जाता है, डिस्कवरी पे एक पूरा वीडियो भी है, मैंने भी नहीं देखा, देखेंगे कि ये नकली चांद बनाया गया है और उसको भी दिखाया गया है। क्योंकि जब ये चांद पे गए थे ना, तो ये इस झंडे को देख के बताते हैं कि ये हिल कैसे रहा है, चांद पे तो मतलब हवा ही नहीं है।
तो ये झंडा कैसे हिल रहा है, ये भी एक तरह का क्या है, कंट्रोवर्सी रही है। और उस पर एक डिस्कवरी का चैनल भी बनाया, मैंने देखा नहीं है, डिस्कवरी का चैनल क्या एक पूरी स्टोरी बनी है। तो आप मौका मिले तो देखना, मैं भी मौका मिलेगा तो देखूंगा। तो ये एक तरह की कंट्रोवर्सी रही है कि चांद पे गए कहाँ, वहाँ पे ये हवा नहीं है तो झंडा कैसे हिल रहा है। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं, और ऐसे इस पे भी बहुत रिसर्च किया गया है। तो कि नासा झूठ बोल रहा है, चांद पे कोई नहीं गया, लेकिन अभी तक जब तक सामने नहीं है तो हम मानते हैं कि चंद सेकंडों में हिस्ट्री बदल गई। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धरती पर पहला कदम रखा। जो अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट था वो कहाँ से लॉन्च किया गया था, केप कैनेडी से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन अप मून, पहला पर्सन कौन है जो चांद पे स्टेप लिया। ये मतलब ये भी आ सकता है, और जो राइट स्टेटमेंट है उनमें भी आ सकता है। जो इसके पहले भी दे दिया, हु वाज द फर्स्ट पर्सन, मतलब नील आर्मस्ट्रांग द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। एंड दूसरा आ सकता है, ही वाज वेंट थ्रू द अपोलो 11 मिशन। ठीक है, तो ऐसे आपको दो दो क्वेश्चन किसी तरह भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो भुवनेश्वर है, एंड इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के तहत। ठीक है, मिनिस्ट्री के तहत है ये इंस्टीट्यूट, आप याद देख लेना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो CIPET भुवनेश्वर है। अब उसको क्या हुआ है, उसको एक्रेडिशन मिला है अभी, नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन फॉर टेस्टिंग और पीपीई किट के थ्रू, कि अभी क्या है, PPE किट को टेस्ट कर सकती है। उनको एक्रेडिशन, एक्रेडिशन क्या था, सत्यापन, सत्यापन दे दिए। अभी क्या है, जैसे जैसे कोरोना वायरस चला है, तो ये एक्रेडिशन का बोर्ड है, नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड, वो क्या टेस्ट किट और एक्रेडिशन देता है, मतलब सत्यापन करता है कि ये चीजें सही हैं। लेकिन अभी बहुत ही वास्ट चीजें बनेगी, आपको पता है। तो एक एक का इस टाइम पे इतना हमारे पास समय भी नहीं है कि सबका एक्रेडिशन NABL देता रहे। तो उसने अपना क्या है, सब्सिडी बना दी है CIPT, कि वो भी एक्रेडिशन करेगी, उसके ऊपर से कुछ मायने रखें, मानक रखें, उनको जब फॉलो करेगी कोई भी कंपनी, तो वो उसको सत्यापन कर देगी। ठीक है, तो ये NABL क्या है, एक कंस्टिट्यूएंट बोर्ड ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ देख लो ना, क्वालिटी एक क्वालिटी होती है जो उसको सत्यापित करती है कि हाँ ये चीज सही है। ठीक है, तो क्वालिटी काउंसिल होगी एक सब्सिडरी बॉडी, मतलब एफिलेट बॉडी है, ये कंस्टिट्यूएंट बॉडी है, विच इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री, इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो ये काउंसिल, क्वालिटी काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो कॉमर्स कॉमर्स से डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री है, इंटरनल ट्रेड, उसका एक भाग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करती है। तो आप खुद भी सोच सकते हो कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम कैसे है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन और इंडस्ट्री कैसे होता है, कि जो भी चीजें बनती हैं और उनको अगर सत्यापित किया जाता है, उन पे मान लो ISI की स्टाम्प लग गई कि ये सत्यापित है, इसको आप यूज कर सकते हो, तो वो उसका चीज जो भी इंडस्ट्री सामान बनाती है कोई इंडस्ट्री, उसका प्रमोशन ही होता है एक तरह का। तो ये कॉमर्स में ही काम आता है। ठीक है, लेकिन आप NABL को देखना। ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट जिसको फाउंड किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। मैं वहाँ पे ऊपर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ वापस NABL की बात कर रहा हूँ। NABL डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है, और जबकि जो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया थी, वो बोर्ड किसके अंदर थी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री के अंडर थी। तो दोनों को आप मिक्स मत करना। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ NABL, NABL जो है उसका मेन काम क्या है, तो आप बता सकते हो कि एक्रेडिशन करना है किसी भी चीज का। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि इंडिया केस फर्टिलिटी रेट है अभी नीचे गिर चुकी है 2.5 से, जो भी फर्स्ट टाइम है, मतलब केस बहुत कम आए हैं अभी इंडिया के सामने। जो कोरोना केस है उनमें जो 29 स्टेट एंड यूटीज हैं, उनकी तो फर्टिलिटी नहीं, सॉरी, ये फर्टिलिटी रेट है। ठीक है, फर्टिलिटी फर्टिलिटी नहीं, फर्टिलिटी रेट है वो भी नेशनल एवरेज से भी नीचे है। ठीक है, विथ इफेक्टिव कंटेमिनेंट स्ट्रेटजी, कि हमने कंटेमिनेंट की स्ट्रेटजी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी रखी, अग्रेसिव टेस्ट हमने टेस्ट किए, एक स्टैंडर्ड क्लिनिकल स्टैंड हमने अपनाया, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आप इतने बड़े देश में ऐसी चीज़ें करना है, 135 करोड़ लोगों को एक साथ मतलब बंद करना है एक जगह। इसके ऊपर भी मैं बता रहा हूँ, डिस्कवरी का बहुत बड़ा एक मतलब वीडियो आ रहा है पूरा तरह, तो एक सीरीज आ रही है। तो 135 करोड़ हमारी पूरी जनसंख्या को लॉकडाउन करना मतलब छोटी बात नहीं है। ठीक है, फिर भी क्या है, जब महामारी में चलते हैं तो ये डिसीजन लेना होता है, तुरंत डिसीजन लेना कि 135 करोड़ को एक दिन के लिए बोला तो एक दिन लॉकडाउन होगा,
और उसके बाद तुरंत लॉकडाउन करना, ये एक डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और 135 करोड़ को अंदर रखना कोई छोटी बात नहीं है। और फिर उसको धीरे धीरे खोलना, ये एक स्ट्रेटेजी है हमारा। वरना आप देखिए अमेरिका हो गए और बाकी देशों देखिए, दूसरे पे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है हमारी पॉपुलेशन, फिर भी हमारे केस इतने नहीं पहुंचे। अगर आप पॉपुलेशन और डेंसिटी के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। हम कह तो देते हैं सरकार के ऊपर तुरंत बोल तो देते हैं, लेकिन जब सरकार की जगह होते हैं ना, उस जगह में देखना पड़ता है। और हमारा देश के अभी उस स्थिति में भी नहीं है, हमारी मेडिकल सुविधाएं भी अभी इतनी नहीं है। तो हमें सरकार पे तुरंत आरोप प्रत्यारोप नहीं करना, शुरू कर देना चाहिए। और इस समय तो ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे महामारी फैली हो, उस समय तो फिलहाल ये नहीं करना चाहिए। जब महामारी खत्म हो जाए उसके बाद वो देखी जाए, क्योंकि जब ऐसी चीजें आती है ना, तब आपको को सरकार के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे हमें सरकार के साथ देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें कोई सरकार की तुरंत वो नहीं, हमारा देश इतना कोई डेवलप देश नहीं है हमारे साथ सारी सुविधाएं हो। हम गरीबी से अभी भी निकल रहे हैं, अभी भी हमारे बहुत सारे लोग गरीब हैं। और हमारे देश के भी 5 मिलियन ट्रिलियन लोग, पता नहीं कितने ट्रिलियन जीडीपी जा चुकी है। तो क्या है कि इस टाइम पे हमें हमेशा, जैसे ऐसी कोई बाहरी आपदा होती है, कोई वार हो गया, कोई महामारी आ गई, तो उसे हमेशा कैसी भी सरकार हो, उस सरकार का हमें हमेशा साथ देना चाहिए। और ये नहीं कहूंगा कि सरकार बहुत खराब है, सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और एक सरकार की एक इफेक्टिव पॉलिसी है कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी हम अभी जो इतने ज्यादा केस नहीं है। आप डब्ल्यूएचओ को भी देख सकते हो, डब्ल्यूएचओ ने भी भारत के जो कदम उठाए गए उनकी बहुत सराहना की है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है कि इतने बड़े देश में इस कोरोना को इस तरह रोकना। तो और ये भी बताया गया कि इंडिया इज वन ऑफ द लोएस्ट फेटेलिटी रेट, है ना, फेटेलिटी। इसको थोड़ा सा यार चेंज कर लेना आप, कि ये फर्टिलिटी नहीं है, ठीक है, बोल के लिखा था ना, तो ये फर्टिलिटी को फर्टिलिटी हो गया। तो क्या है, सबसे कम है जो, वन ऑफ द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड। तो ठीक है, ये एक बहुत अच्छी वो है, आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा आपको क्या है आंसर को प्रोवाइड कर सकता है। कि जो इंडिया की डेमोग्राफी हो गई, पहली बात तो डेमोग्राफी, अब देखो कि कहाँ कहाँ से इंडिया किस तरह बसा हुआ है। फिर उसको तरफ फिर भी वहां पे हर जगह पे सामान भी पहुंचाना, मेडिकल फैसिलिटी भी पहुंचाना, ठीक है। ऊपर से क्या है, बाढ़ आ गई कई जगह पे, और फिर कई तूफान आ गए, अम्फान आ गया, निसर्ग आ गया, ऐसे तूफान भी आए। इसी कंडीशन पे जो बीच में तूफान आए वहां पे राहत कार्य भी पहुंचाना। तो ये चीजें बहुत मतलब आपको इंपोर्टेंस बना सकती है आपके जो आंसर को, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटेजी अगेंस्ट कोविड 19। तो आपकी स्ट्रेटेजी बताइए इंडिया की जो कोविड 19 के खिलाफ है। तो आप उसमें वो स्ट्रेटेजी भी लिख सकते हो कि बीच में ये आसाम की बाढ़ आ चुकी है, बीच में बिहार की बाढ़ आ गई, बीच में निसर्ग आ गया, निसर्ग अम्फान आ गया, ऐसे जो जो साइक्लोन हो गए, उनको वे रहते हुए भी इंडिया ने जो अच्छी अपना एक लाइन निकाला है कि कोविड 19 से लड़ते हुए। और ऐसे जो स्लम है देश की, सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड स्लम भी है अपने इंडिया में, तो उन स्लम्स में भी कोरोना वायरस को कैसे रोका गया है, ठीक है। तो ये एक सरकार का और तथा देश की जो जनता है, जो आज एनजीओ है और बहुत सारे वॉल्टियर हैं, कोरोना वायरस जो निकल के आगे हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये है बिहार की न्यूज, ठीक है। बिहार उल्टा हो गया, बिहार हो गया। बिहार, इंडियन नेशनल इंजर्ड आफ्टर नेपाल पुलिस ओपन फायर अलोंग बॉर्डर इन किशनगंज। अभी क्या है, जो भारतीय हैं वो क्या है, इंजर हो गए हैं। जो नेपाल की जो पुलिस है उसने ओपन फायर किया है बॉर्डर किशनगंज की। तो अभी आप सोच सकते हो कि कुछ दिन पहले भी ये सिचुएशन आई थी कि जब बॉर्डर जो नेपाल की जो बॉर्डर फोर्स थी उसने फायर किया था और एक आदमी मारा गया था। और ये सेकंड इंसिडेंट है अभी रिसेंट टाइम में। सॉरी, लास्ट मंथ में नेपाल की जो पुलिस है उसने क्या है बॉर्डर पे फायरिंग की थी, जो उस सीतामढ़ी बिहार के आसपास। तो उसने क्या है, एक आदमी को मारा था, और जो और दूसरे थे इंजर्ड किया था, ठीक है, इंजर्ड किया था अदर्स को लिए। तो आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन नेपाल और इंडिया रिलेशन। आपको पता है अभी इंडिया और नेपाल के रिलेशन थोड़े से खड्डे में गिरते हुए जा रहे हैं। कि एक तो हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने उत्तराखंड में एक सड़क का शिलान्यास किया था। जो सड़क उत्तराखंड के जो बाहर के जो सॉरी सीमावर्ती इलाकों को जोड़ता है। तो जो उस समय नेपाल अलग ही एक कहानी लेके आ गया कि ये तो हमारे हमारे इलाके हैं। तो ये तो जब उत्तराखंड खुद बोलता है हम तो इंडिया के हिस्सा हैं, और उसमें बोलने की क्या बात है इंडिया के हिस्सा है। लेकिन फिर नेपाल जाके तुरंत क्या करता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अमेंड करता है। और फिर जो काला पानी हो गया, लिपू लेक हो गया, एंड ऊपर से एक दूसरा कौन सा है लिपिया दूरा हो गया, ठीक है।
उनको क्या करता है, अपना टेरिटरी बता देता है। तो ये सब कुछ चाइना के प्रेशर में होता है, इसे इनसे क्या करता है कि वो अपना ही केवल नुकसान कर रहा है। अब मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि वो लैंडलॉक कंट्री है और इंडिया के साथ क्या है उसके रिश्ते अच्छे हैं। अब अगर वो रिश्ते क्या है खराब कर लेता है तो उसको खतरा है कि वो उसका ट्रेड नहीं होगा। नहीं, एक आपको मैं फिर भी बात बताता हूँ कि नेपाल की कंडीशन, नेपाल की सिचुएशन आप देखिए कि वो किस जगह पे गिरा हुआ है, और आज तक इतने दिन तक हम साथ रहते आए हैं, ठीक है। और अचानक ऐसी चीजें होना कि ये हमारा इलाका है, इतने सालों से रहा है, तो ये आपको पता चल रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर अच्छी तरह से है। और दूसरी बात बताइए कि अगर उसको वो इंडिया के साथ रिलेशन खराब मतलब खराब कर लेता है और चाइना के साथ उसका रिलेशन अच्छा होता है, तो आप उसका जियोग्राफी मैप देखिए और उसमें देखिए कि उसको अगर वो समुद्र से रास्ते में जोड़ते हुए जाएगा तो कितना दूर पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल का ट्रेड अगर सस्ते सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है तो समुद्र का रास्ता है। अगर वो चाइना के रास्ते से उसको अपने मतलब रूट बना भी देता है तो उसको कितना खर्चा आता है। ठीक है, तो किसी के दबाव में आके आप अपना घाटा मत कीजिए, ठीक है। और आपको पता है कि जब ये सिचुएशन कभी होने वाली है, चाइना भी रोज अरुणाचल को क्लेम करता है, तो क्या उसने अरुणाचल ले लिया? नहीं लिया ना। तो ये चीजें होती हैं, आप क्लेम करके दूसरे के साथ रिश्ते खराब मत कीजिए, ठीक है। जब आपको पता है कि ये टेरिटरी उसकी है तो ये रिलेशन खराब करना हो गया है अपना, ठीक है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ गए। तो आपको भी एक बात बताता हूँ, कभी भी दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके अपने जो अच्छा दोस्त है उसके साथ आप रिलेशन खराब मत कीजिए, चाहे कुछ भी बात हो, ठीक है। आप अप एंड डाउन होते रहते हैं लाइफ में। तो ये एक छोटी सी बात ही बताने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, ये आप अपने देश से कोई रिलेशन नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से निकल के आएंगी। क्या है? चाइना टॉप यूनिवर्सिटी सेक्स जी जिनपिंग क्रिटिक्स, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, उनके क्रिटिक्स करने पे जो ये यूनिवर्सिटी है वो हिल चुकी है, ठीक है। अब क्यों हिल गई है बात क्या, इसको देखते हैं आराम से। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप इंक्लूडिंग द अमेंडमेंट इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फैसिलिटिंग इंडिपेंडेंट टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, है ना, बाय स्क्रैपिंग टू टर्म लिमिट। अभी क्या चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने क्या किया है, जो शी जिनपिंग का जो 2 साल का टर्म लिमिट होता है, पहले वहां पे क्या चाइना में एक राष्ट्रपति 2 बार के लिए रहता है, लेकिन क्या है उसको तोड़ मरोड़ कर दिया है। और अभी उनको शी जिनपिंग को मतलब जब तक बना रहना चाहिए, जब तक जिंदा है तब तक वो राष्ट्रपति रह सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो ये यूनिवर्सिटी है वो क्या है, तिसुंगुआ यूनिवर्सिटी नाम है, मतलब सिंगुआ, सिंगुआ टी साइलेंट रहता है, सिंगुआ यूनिवर्सिटी है। उसके जो ये आउटस्पोकन प्रोफेसर थे जू जंगरूम, उनको क्या है रिमूव कर दिया गया है। क्यों, अब क्यों रिमूव किया है वो भी देखते हैं आगे। तो यूनिवर्सिटी तो आप देख ही चुके हो, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जो तिसुंगा यूनिवर्सिटी है, पहले बता सिंगुआ यूनिवर्सिटी उसके बारे में देख लीजिए कि जो उसके खुद प्रेसिडेंट जी है एक बहुत बड़े छात्र रह चुके हैं, मतलब अपने प्रेसिडेंट के जो लेक्चरर हैं उनको निकाल निकाल के वो फेंक रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, ये आगे पूरी बात आएगी। तो उन्होंने क्या है, एक तो दूसरी बता देना कि जो चाइना की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हायर एजुकेशन में, जो ये हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये चाइना की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो जो अभी जू की बात कर रहे थे, जो कि उसने क्रिटिक्स किया था, उन्होंने क्या किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके खिलाफ साफ साफ उसने एसेज लिखे, मतलब उसके खिलाफ बोल दिए। और आपको भी पता है चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना मतलब वहां पे जेल में जाना है। तो जो एक टीचर होते हैं उन्होंने क्या है कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोले, और उन्होंने बहुत सारे एसेज जो है ना, ऐसे होते हैं ना, वो पब्लिश किए गवर्नमेंट के खिलाफ, और छोटे छोटे ऐसे भी बहुत सारे पब्लिश कर दिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये एक वायोलेशन है 10 स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ टीचर्स, जो कि टीचर होते हैं प्रोफेशनल, वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, प्रोफेसर को जेल में ले लिया गया और पुलिस उसको उसके घर से उठा ले गई। तो अब मैंने बताया कि ये उनका बात है, हमारे क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन ये अपने से रिलेटेड किसी है। तो आप सोच रहे होंगे कि चाइना डिक्टेटरशिप हो गया है, मैंने इसीलिए बोला है डिक्टेटरशिप नहीं हुआ, ठीक है। इस चीज में मैं नहीं कहूंगा डिक्टेटरशिप, क्योंकि वो चीज हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। अगर इंडिया में ऐसा हुआ होता, और आपको तो पता है एक न्यूज में भी अच्छी तरह एक आप प्लीज धर्म के ऊपर मत लेके जाना इस चीज को कभी भी। अभी शाहीन बाग का केस हो रखा था, और उसी समय एक यूपी की एक टीचर है जो क्या है कि बड़बोले में आ जाती है, दिल्ली में शाहीन बाग में आ जाती है, और वो बताती है हम शेरनी थे, ऐसे थे ऐसे थे, और वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलती है। आप सोच सकते हो उल्टा सीधा बोलती है। यहाँ पे मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपको कि धर्म से बिल्कुल मत जोड़ना, आप एज ए टीचर हो उसके साथ जोड़ना, आप टीचर हो। तो वो क्या है प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ वो उल्टा सीधी बोलती है, लेकिन बाद में एक ऑर्डर निकलता है, यूपी जो गवर्नमेंट होती है उन्होंने उसको क्या टीचर पद से बर्खास्त कर दिया है, ठीक है।
तो फिर वो एकदम नरम हो जाती है कि मैं गलती में मेरी भावनाओं में ये चीज़ें निकल गई। तो ये होता है कि गवर्नमेंट होती है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है यहाँ पे अपने, जो मतलब अपनी सरकार उसने कोई भी अमेंडमेंट किया है। तो वो ये तो है नहीं कि तुम आप एक टीचर के पद पे हो, आप गवर्नमेंट पद पे हो और आप उसके खिलाफ जाके बोलने लग जाओगे, तो फिर उसका साथ कौन देगा? ठीक है, पहले बात। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन वो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं उनको क्या जनता ने चुन के भेजा, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक तरह की जनता ने किया है ये, ठीक है। तो आप नहीं है कि आप जो गवर्नमेंट नौकर है वो उसके खिलाफ हो जाएगा, इससे तो फिर कल सारे के सारे आईएएस ऑफिसर खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। आईपीएस फौज खिलाफ हो जाएगी, तो फिर गवर्नमेंट कैसे चलेगी? ठीक है। तो ये काम क्या किया है? जनता ने किया है। तो पहली बात बता दो, हाँ ये जरूर होता है कि जो खूब बड़ी जनसंख्या होती है तो उसमें ये नहीं है कि एक एक आदमी को आप संतुष्ट करते हुए हो। आजकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया है, सभी को पसंद आ गया, एक बंदे को पसंद पसंद नहीं आया तो वो क्या क्रिटिक्स कर देगा? एक एक बंदे का नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, फ्रीडम ऑफ एक फ्रीडम कुछ है एक एक बंदे की, लेकिन जो डिसीजंस होते हैं ना वो एक एक बंदे के लिए नहीं होते, ठीक है। तो वो सोशल जो सोसाइटी के ऊपर जो इफेक्ट डालता है ना, वो डिसीजन लिए जाते हैं। तो एक कोई भी जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको वो कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता। आप जैसे आपको आप देखे थे, सेवंथ पे कमीशन की बात आई थी, जो रेलवे अधिकारियों ने क्या है वो लेना हड़ताल करना शुरू किया था। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि अगर जो अपने अपने जॉब पे नहीं पहुंचा है तो उसके क्या कार्रवाई होगी, तो देखा जाएगा। तो गवर्नमेंट की, जो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट में हो तो ऐसा काम आप नहीं कर सकते। तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप मतलब जैसे ये अभी न्यूज में आ जाएगा कि चाइना की डिक्टेटरशिप सामने आई है, उसने जो प्रेसिडेंट जी के खिलाफ बोले, उस जो प्रोफेसर को उन्होंने जेल में डाल दिया, उसको बर्खास्त कर दिया। तो आप न्यूज में देख के मतलब आप अपना सेंटीमेंट चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, गवर्नमेंट पोस्ट में होता है ना, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट होता है, टीचर हो कोई भी हो, वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। अगर वो भी सरकार के खिलाफ बोलने लग जाएगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कौन देगा? क्योंकि एक तरफ तो आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो कि जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो क्या है कि हम चुन के भेजते हैं, वो हम डायरेक्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमने बंदे चुन के भेजे हैं। और चलो आप ये चीज ऐसे पोस्ट करने लग जाओगे, कोई भी बच्चा आपसे पूछ लेता है कि सर आप तो बोलते हो हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कोई किसी बच्चे ने अच्छे अच्छी विजन वाला बच्चा होगा, वो पूछता है कि सर आप तो सोचते हो कि गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप यही कह रहे हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है, ये गलत है। ये कैसे गलत है? ये तो हमने बंदे जो चुन के भेजे हैं उन्होंने अमेंडमेंट किया है, तो आप इसको गलत कैसे बता सकते हो? मतलब ये तो आप इनडायरेक्टली आप हमें ही गलत बता रहे हो। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो फिर बच्चों का दिमाग पे क्या असर जाएगा, ये भी एक सोचने की बात होती है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग, ये अगर आप ऐसी पोस्ट पे हो तो आप ऐसा काम करते हो तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि जो यूपी की एक टीचर थी उनको बाद में बर्खास्त किया था, फिर वापस उसको उनको ले लिया गया था। तो आप भी कहीं अगर गवर्नमेंट पोस्ट में कर गवर्नमेंट ड्यूटी कोई भी कर रहे हो, तो आप ऐसी चीजें नहीं कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो वर्कर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आप आईपीएस आईएएस अधिकारी हो और आपकी कुछ बात में क्या है टेंशन हो गई किसी बात से गवर्नमेंट से, तो क्या आप उनके खिलाफ चलना चाहिए? नहीं, आप उनकी नीतियों के खिलाफ नहीं चल सकते, ठीक है। तो आपको फॉलो करना, उनके जो नियम बनाए गए हैं उनको आपको फॉलो करना है, किसी तरह भी आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है। वो आपको क्या एक नीति अपनानी पड़ती है। गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, लेकिन क्या है, हर गवर्नमेंट की आपको ऑर्डर मानना जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज है, ओवर 27 करोड़ पीपल इंडिया आउट ऑफ पॉवर्टी इन लास्ट 10 ईयर। तो अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन केवल उन्हीं की बात नहीं है, आगे पूरी देश की तरफ जुड़ेंगे। लगभग 27 करोड़ जो लोग हैं वो पॉवर्टी से बाहर निकल चुके हैं। ये किसने कहा है? यूएनडीपी ने कहा है, ठीक है। तो यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में ज़्यादा नहीं, आप जाके देख, आप भी सर्च मारना थोड़ा थोड़ा। तो इसने कहा है कि लगभग 27 करोड़ पीपल है इंडिया में प्रॉपर्टी से बाहर, पॉवर्टी से बाहर निकल चुके हैं। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिडक्शन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी टुक प्लेस इन इंडिया बिटवीन 2005 टू 2015-16 में, ठीक है। तो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और क्या है, 2005 से लेकर 2015 के बीच का जो ये फाइनेंशियल ईयर है उसकी बात है। ये स्टडी कंडक्ट कराई गई थी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड वुमन के द्वारा। तो इन्होंने क्या कहा, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है कि जो यूज ऑफ कुकिंग के फ्यूल हो गया, कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या पहले चूल्हा जलाते थे जिसमें औरतों की हालत खराब हो जाती थी, मतलब स्वास्थ्य पे अच्छा खराब असर पड़ता था, फिर हेल्थ भी खराब हो जाती थी। और सैनिटेशन हो गया और हाउसिंग हो गया, इसमें बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो ये तो इन चीज़ों के लिए तो मैं लास्ट में एक बार फिर नज़र डालूंगा ही, जो नई गवर्नमेंट है उसके जो कदम उठाए गए थे, कि उन्होंने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन आज शुरू किया था, जिसमें बहुत सारे जो टॉयलेट्स है वो बनाए गए थे। तो एक तरह का
वो बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट रहा है लास्ट की जो साल है 15-16 का, उसके अंदर 2014 की गवर्नमेंट बनने के बाद जो 2 साल में काम होता है ना वो बहुत ही मैसिव स्केल पे हो रहा। फिर उज्ज्वला योजना हुआ, जैसे कुकिंग ऑयल के लिए सभी को क्या है 1 मई 2016 में ये लॉन्च हुई थी। फिर भी तो ये इसमें तो लेट हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक तरह आप लिख सकते हो कि आगे भी जाके मतलब और भी अभी लोग पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे। फिर पीएम आवास योजना जो 25/2/2015 को लॉन्च हुई थी, तो बहुत से लोगों को घर घर प्रदान करना, ताकि अगर घर नहीं दे रहे तो आप 2.5 लाख रुपए उनको आप ट्रांसफर कर रहे हो ताकि वो घर बना सके। तो इसी चीज़ें क्या आप इंटरलिंक कर सकते हो। और अभी और भी लोग अभी पॉवर्टी से बाहर आएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट जॉब ही प्रोवाइड करे। ये आपको पता है कि अगर 100 करोड़ कहीं भी जनसंख्या है, तो क्या 100 करोड़ पूरे के पूरे 100 करोड़ तो कुछ बूढ़े भी हो जाएंगे, छोड़ दो 80 करोड़ मान लो, तो 80 करोड़ कभी गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, ठीक है। हर बंदे अलग अलग काम, मजदूर भी होने होते हैं, क्या है प्राइवेट जॉब भी होते हैं, तो 100 करोड़ पूरे गवर्नमेंट जॉब नहीं होते, तो क्या है उनको फिर क्या है पॉवर्टी से कैसे निकाला जाए? तो क्या गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम निकालती है, कुछ लोन देती है, तो गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे स्टार्टअप शुरू किए, ठीक है, स्टैंड अप शुरू किए, तो ऐसी जो चीजें शुरू होती है उनके लिए लोन देती है, तो लोग क्या होते हैं लोन लेके अपना अपना उद्योग धंधा चालू कर देते हैं। तो ये क्या है लोन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लिक्विडिटी जब हम बाजार में फैलाते हैं, तो लोन लेके लोग क्या अपना अपना बिजनेस शुरू कर दिया, उससे भी पॉवर्टी से बाहर निकलते हैं। तो आप इससे चीजों को इंटरलिंक कर सकते हो दूसरे के साथ, है ना। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और जिस हिसाब से ये जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है छोटे छोटे, अभी आप इनको किसे जोड़ोगे? जो कोरोना वायरस के चलते हुए भी जो छोटे छोटे जो आर्टिसंस है, जो रोड रोड साइड पे जो आर्टिसन रहते हैं, स्ट्रीट वेंडर, उनको भी क्या है तुरंत 10-10 हज़ार रुपए का, 15-15 हज़ार रुपए का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ऐसी चीज़ों को आप इंटरलिंक कर सकते हो कि ये पॉवर्टी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका उद्योग धंधा भी बंद हो गया था जो कोरोना वायरस के चलते। तो उनको एक तरह का एक तरह का हाथ पकड़ना हो जाएगा कि अगर कोई बच्चा रास्ते में चल रहा है, गिरने लग जाता है, तो केवल उसका हाथ पकड़ना ही बहुत होता है। आप उसको गोद में लेकर नहीं चल सकते सारा, लेकिन उसको क्या है आपको हाथ पकड़ लेते हो ना, तो वो फिर से खड़ा हो जाता है। तो यही अपनी इकोनॉमी का बात है। जब इकोनॉमी डावाडोल होने लगी, तो गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी स्कीम चलाई ताकि उनका एक हैंड होल्ड हो गया, ताकि वो इस कोरोना बीमारी में गिर ना जाए। तो एक हैंड होल्ड होने पे फिर अपनी इकोनॉमी जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाएगी। और अभी और भी बंदे जो इससे पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे, और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अभी बहुत ही अच्छी स्पीड में अपना देश काम कर रहा है, और हमें ये मोटो बनाए रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, कोमेट न्यूवाइज, ठीक है। न्यूवाइज ओके है न्यूवाइज, ये सॉरी, जो कोमेट न्यूवाइज है वो डिस्कवर किया गया नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नहीं पूछेंगे। ये एक टेलीस्कोप है, बस देखा जाए तो ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, ये आपसे तो पूछा नहीं जाएगा। हाँ, उससे डायरेक्ट वो लिख के दे देंगे तो आ सकता है। ये एक एस्ट्रोनॉमल स्पेस टेलीस्कोप है जो नासा की वाइज मिशन के तहत आकाश में है, जो मतलब आकाश में टेलीस्कोप है, उसके द्वारा एक कॉमेट खोजा गया। कॉमेट है धूमकेतु खोजा गया है। तो वो क्लोजेस्ट अप्रोच होगा उसका धरती के पास 22 जुलाई को, मतलब आज 20, 21, 22, परसों इसका क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। और ज्यादा दूर नहीं होगा, 103 मिलियन, मतलब 10 करोड़ 30 लाख दूरी पे ये रहेगा। तो इसका साइंटिफिक नेम है C2020F3 न्यूवाइज, जो ये याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है। C20F3 न्यूवाइज, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर चौड़ा है ये कॉमेट है। और ये अब के बाद नेक्स्ट कब दिखाई देगा? 8786 AD में, मतलब अभी चल रहा है 2020, और ये दिखाई देगा 8786 में दिखाई देगा, लगभग 6000 साल बाद में दिखाई देगा। तो क्या है, कोमेट इज विजिबल फ्रॉम 14 जुलाई, तो आप क्या है 14 जुलाई से इस कोमेट को देख सकते हो, नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिखाई देगा। और 20 साल के लिए एक नए तरह का एक मतलब तारा टाइप में दिखाई देगा आपको नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तो आपको जगह भी बता देता हूँ कि कहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो सप्तऋषि तारा मंडल है दिख रहा है ना, जो ये यहाँ पे सप्तऋषि तारा मंडल है, ठीक है। तो इसमें ये जो ये 4 तारे ना, इसके ये यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई देगा। ये भी मैंने थोड़ा सर्च मारा है तो पता चला है कि मैंने 2-3 जगह देखा। तो आपको अगर दिखता हो तो जरूर देखना। तो ये एक नए तरह का कॉमेट दिखाई देगा जो पहले नहीं दिखाता था। तो ये क्या है, कॉमेट क्या है, यहाँ से 10 करोड़ की दूरी पे है, और हाँ सूरज की हमारी कितनी दूरी है, 15 करोड़ के लगभग है। तो ये फिर भी सूरज के पास से गुजरा है, तो उससे क्या होगा, इससे गैसें निकलेंगी, और डस्ट होता है ना धुआं टाइप का, वो निकलता रहेगा। तो उसमें क्या है 100 किलोमीटर छोटी सी पूंछ दिखाई देगी, 100 किलोमीटर की पूंछ दिखाई देगी। तो यहाँ से तो छोटी होगी 100 किलोमीटर, आपको तो पता है कुछ दिखता भी नहीं है, लेकिन 100 किलोमीटर की छोटी सी पूंछ आपको इसके पीछे दिखाई देगी, ठीक है। और क्या है, ये दोबारा हो गया, ठीक है।
तो ये आप कमेंट ऐसे यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपसे साइंटिफिकल वे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक बार देख लेना। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो, डिसलाइक किया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम सुधार कर सकें। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो skpincher.blogspot.com के पूरे ब्लॉग के नीचे नीचे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो कल मिलेंगे फिर कल की न्यूज़ के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।